तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। वेलकम अगेन टू गोस्ट बस्टर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अगेन केमिस्ट्री। इसके पहली क्लासेस में हमें फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं, हमने उसकी 2 क्लासेस ले चुकी हैं। और उसमें एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि केमिस्ट्री के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करिए। ठीक है, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अगेन केमिस्ट्री। इसके पहले हम मैथ की क्लासेस ले रहे हैं, यानी कि जिसमें 30 डे मास्टर क्लास चल रहा है, जिसमें हम ऐसे 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमको जो पहला क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर स्क्रीन पर कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पर पूछा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करता है इन चारों ऑप्शन में से, यानी कि विलायक के प्रकार पर करता है, घुले हुए कण पर करता है, रंग पर करता है, कि घनत्व पर करता है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है घुले हुए कणों की संख्या पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है? घुले हुए कणों की संख्या पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? घुले हुए कणों की संख्या पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन हमको गिवन है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है कि मोलैरिटी की इकाई क्या है। मोलैरिटी की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर है मोल पर केजी, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, या फिर परसेंटेज। ठीक है, तो हम जानते हैं मोलैरिटी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी अगर हम मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। ठीक है, मोल पर लीटर होता है। ठीक है, यानी कि दिए हुए पदार्थ की मात्रा अपॉन में उसका क्या होगा? उसका आयतन। ठीक है, आयतन यानी कि मोल पर लीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोलैरिटी की इकाई क्या होगी? मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मोलैरिटी के लिए। और मोल पर केजी किसके लिए होगा? मोलैलिटी के लिए होगा, मोलैलिटी के लिए। मोलैलिटी यानी कि मोललता, और यह है मोलरता। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है दैट इज कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है? विद्युत से रासायनिक होता है, कि रासायनिक से विद्युत होता है, कि ऊष्मा से विद्युत होता है, कि यांत्रिक से विद्युत होता है? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है। पहले वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेता है? एनर्जी अज्यूम करता है, कंजप्शन करता है, एनर्जी लेता है, एनर्जी ले लेता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल फॉर्म। यानी कि अगर हम एक सेल ले लें इस तरीके से, सेल ले लेते हैं, इसको अगर हम चार्ज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसमें जो विद्युत ऊर्जा आएगी, ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा आएगी उसको केमिकल ऊर्जा में यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर केमिकल ऊर्जा में स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है, यानी कि विद्युत से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन हमको गिवन है दैट इज सेल का ईएमएफ बराबर होता है। ठीक है, ये ईएमएफ बराबर होता है, ये किस चैप्टर से चल रहा है? हम जानते हैं वैद्युत रसायन से। ठीक है, वैद्युत रसायन, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बोला है कि सेल का ईएमएफ बराबर होता है क्या है? ठीक है, सेल का ईएमएफ कितने का बराबर होता है? तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ई सेल, टोटल ई सेल कितना होता है? ई क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड बराबर, मतलब सॉरी, ई सेल बराबर क्या होता है? ई कैथोड और माइनस ई एनोड। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें है कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड, यानी कि सेल का ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमको यहाँ पे गिवन है दैट इज अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? ठीक है, अगर मान लो एक रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है, अगर मान लो, अगर मैं एक रेट ले लेता हूँ, देखो इस तरीके से, अगर R0 पहले इनिशियल उसका कॉन्सेंट्रेशन था R0, आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाएगा? RT। ठीक है, RT, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इस पर ये किस पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है, यानी कि इसको ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं, पार्टिकल की मोशन जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। उत्प्रेरक क्या होता है? दो तरह के उत्प्रेरक होते हैं, कि पॉजिटिव उत्प्रेरक होता है, पॉजिटिव कैटेलिस्ट, और एक नेगेटिव कैटेलिस्ट होता है। यानी कि ये
रेट ऑफ रिएक्शन को भी अफेक्ट करते हैं, यानी कि बढ़ाते भी हैं घटाते भी हैं। और प्रेशर, प्रेशर तो करेगा क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर प्रेशर पड़ेगा तो अफेक्ट होते ही हैं, ठीक है। किसका अफेक्ट नहीं पड़ता? रंग का अफेक्शन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इन चारों में से अगर बात की जाए कि ताप नहीं प्रभाव करता, मतलब दर निर्भर नहीं करता, उत्प्रेरक पर निर्भर नहीं करता, कि दाब पर निर्भर नहीं करता, कि रंग पर निर्भर नहीं करता, तो इसका आंसर है रंग पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंग पर, यानी कि पांचवें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी अभिक्रिया की दर ताप पर भी निर्भर करती है, दाब पर भी निर्भर करती है, ठीक है, उत्प्रेरक पर भी निर्भर करती है, सिर्फ रंग पर निर्भर नहीं करती। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्या बोला है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो हम जानते हैं हाफ लाइफ यानी कि अर्धकाल, अर्धकाल बोलते हैं इसको, अर्धायु बोलते हैं, अर्धायु या फिर काल बोलते हैं, ठीक है। इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं, टी हाफ, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.6, एक सेकेंड, 0.693 डिवाइड बाई के, ठीक है। ये टी हाफ का फॉर्मूला होता है। टी हाफ मतलब क्या होता है? अर्ध आयु काल, ठीक है, या फिर अर्धकाल, हाफ लाइफ, ठीक है, अर्धायु या फिर अर्धकाल, ठीक है। ये किस पर डिपेंड नहीं करता? इसमें देखो प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता कि सॉरी, इसमें क्या बोला है? निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, कि दर स्थिरांक पर, कि ताप पर, कि आयतन पर। तो इस फॉर्मूले से हम क्लियरली देख रहे हैं, एक सेकंड, इस फॉर्मूले से हम क्लियरली यहाँ पर देख रहे हैं टी हाफ क्या होता है? 0.693 अपॉन में के। अब ये के पर डिपेंड कर रहा है, देखो 0.693 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, अभी अपॉन में के यानी कि के पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि के पर इनवर्सली रिलेशन है ना, क्या है? टी हाफ इनवर्सली रिलेशन किससे दिखा रहा है? के से, 1 अपॉन के, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? के। और के क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है? के क्या होता है? दर स्थिरांक होता है। कि क्या होता है? दर स्थिरांक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन 6 है कि हाफ लाइफ किस पर डिपेंड करता है? दर स्थिरांक पर डिपेंड करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर गया कि आर्हीनियस समीकरण में ए क्या है, ठीक है। ए को हमको डिनोट करना है, ए क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं आर्हीनियस इक्वेशन किससे डिनोट करते हैं? लॉग के, एक सेकेंड, आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है? लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, ठीक है। इसको माइनस करते हैं ई ए अपॉन में आर होता है इंटू 1 अपॉन में कैपिटल टी, ठीक है। इसको हम कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। तो हमसे पूछा ए क्या होता है, ठीक है। ए को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी या फिर सक्रियण ऊर्जा। क्या होता है? सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। यानी कि ए जो है वो सक्रिय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। आपको बताना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ई ए किसको डिनोट करता है, ठीक है। ई ए किसको डिनोट करता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, ठीक है। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि ट्रांजिशन मेटल रंगीन क्यों होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल रंगीन क्यों होते हैं? ऑप्शन नंबर ए एस ऑर्बिटल के कारण, ऑप्शन बी है डी डी संक्रमण, ऑप्शन सी पी ऑर्बिटल और डी है एफ ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं? जब डी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है, उसमें 1 to 9 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे 5 ब्लॉक्स होते हैं ना, इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो पहले हुन के नियम से क्या होता है? हाफ फिल होता है, हाफ फिल होत करते हैं, ठीक है, हाफ फिल करते हैं, फिर इसको डबल करते हैं, ठीक है। फुल फिल करने के लिए इसको इस तरीके से फिल करते हैं। लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट तब होगा जब इसके लास्ट वाले ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि 1 to 9 अगर इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक में, 1 to 9 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन मेटल होता है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डी डी संक्रमण के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? जो उसमें डी ऑर्बिटल में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डी डी संक्रमण के कारण जो होता है ट्रांजिशन मेटल रंगीन होते हैं, ठीक है। इस तरह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, ठीक है, आगे क्वेश्चन इस पर मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन हमको गिवन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, जेडन को ट्रांजिशन तत्व क्यों नहीं कहा जाता? ट्रांजिशन तत्व क्यों नहीं कहा जाता? अभी हमने ट्रांजिशन के लिए हमने क्या सीखा था पिछले वाले स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 8 में, कि अगर डी ब्लॉक में लास्ट एलिमेंट जाता है 1 to 9, ठीक है, तो क्या होता है? ट्रांजिशन होता है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। लेकिन अगर डी में 1 to इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 हो सकता है, लेकिन 1 to 9 रहेगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट रहेगा। अगर 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया तो डी ब्लॉक एलिमेंट नॉर्मल रहेगा, डी ब्लॉक का रहेगा, ठीक है। वो ट्रांजिशन मेटल नहीं रह जाएगा, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं रह जाएगा, ट्रांजिशन मेटल नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से जेडन क्या हो जाएगा? जेडन का ट्रांजिशन तत्व क्यों नहीं कहते? क्योंकि डी ऑर्बिटल पूरा भरा होता है,
इन सभी केसेस में जब 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो फुलफिल्ड नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है। लेकिन जब 10 हो जाते हैं, फुलफिल इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं रह जाता। ठीक है, तो इस तरीके से Zn को ट्रांजिशन तत्व क्यों नहीं कहते, क्योंकि उसका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ होता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज एफ ब्लॉक तत्व क्या कहलाते हैं। ठीक है, एल्कली कहलाते हैं कि हैलोजन होते हैं कि लैंथेनाइड होते हैं कि नोबल गैस है। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लैंथेनाइड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एफ ब्लॉक तत्व क्या कहलाते हैं, लैंथेनाइड कहलाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है, आवेश बताता है कि जुड़े हुए लिगेंड की संख्या बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है कि रंग बताता है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी मेटल के आसपास, अगर मान लो ये Fe है, ठीक है, इसके आसपास कितने लिगेंड इससे जुड़े हुए हैं, इससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उसको संख्या बताता है। ठीक है, यानी कि जुड़े हुए लिगेंड की संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज NH3 एक लिगेंड है। ठीक है, लिगेंड कैसा लिगेंड है, मोनोडिडेंट। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज NH3 लिगेंड है, कैसा लिगेंड है। ऑप्शन नंबर है मोनोडेंटेड है, बी है कि बाइडेंटेड है, सी है ट्राइडेंटेड है, या फिर ये कीलेट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन गिवन है। तो हम जानते हैं NH3 क्या होता है, मोनोडेंटेड होता है। मोनोडेंटेड क्या होता है, ये 1 लोन पेयर देता है। ठीक है, इसके पास 1 लोन पेयर होता है। ठीक है, 1 लोन पेयर कैसे होता है, अगर मान लो NH3 है, NH3 N के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अगर 2 इस यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इसके साथ एक H यहाँ पर आ गया, इसके साथ एक H यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, इसके साथ एक H यहाँ बॉन्ड बना लिया। जिसके साथ कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर इसलिए मोनोडेंटेड हो गया। अगर 2 लोन पेयर होते इस तरीके से, ठीक है, 2 लोन पेयर होते तो क्या बाइडेंटेड हो जाता। अगर 3 लोन पेयर होते, 3 लोन पेयर होते, ठीक है, 3 लोन पेयर होते तो क्या हो जाता है, ट्राइडेंटेड हो जाता। ठीक है, तो लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही लोन पेयर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, दैट इज FeCN6 3 माइनस की F में Fe की ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगी। और मैंने देखा है कि स्टूडेंट क्लास तो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन यार लाइक नहीं आ रहा, शेयर नहीं आ रहा है। यार प्लीज़ लाइक करो, अगर लग रहा है कि कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपकी पढ़ाई में, कुछ आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो लाइक शेयर करो यार, हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि Fe3 यानी कि FeCN6 में 3 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Fe की। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पर गिवन है इसको हम देखते रहेंगे, हमको किसकी निकालनी, Fe की। ठीक है, Fe की। ठीक है, तो Fe के लिए क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। यहाँ पर देखो प्लस Cn कितना है, 6 है। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है, तो -1 एज इट इज आएगा। और कितने हैं Cn, 6 है, यानी कि 6 -1 है। ठीक है, 6 -1 है, और इसके पावर में कितना है, -3। ठीक है, ध्यान देना, इसके पावर -3 है, तो जितना इसके पावर में रहेगा उसको हम इक्वल के उस साइड में लिख देंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ कैसे करना है। जो पूछा है उसको एज इट इज, यानी कि Fe का पूछा है तो उसको x से डिनोट कर दिया, फिर प्लस लगेगा बीच में। ठीक है, ये प्लस लगेगा बीच में, फिर यहाँ पे -1 कैसे आया, ये Cn का है। ठीक है, ये Cn का ऑक्सीडेशन नंबर है, Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। कितने Cn है, 6 हैं, देखो यहाँ पर 6 हैं, 6 हैं। ठीक है, 6 हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इंटू 6 कर दिया। ठीक है, अब जितना भी इसके पावर में रहेगा, ठीक है, प्लस में रहेगा चाहे माइनस में रहेगा, उसको हम इक्वल के उस साइड लिख देंगे। यानी कि यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे -3 एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमको मिल जाएगा अपना आंसर। ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर हमको मिल जाएगा। तो x, ये देखो प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पर 6 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 6 1 का मल्टीप्लाई, -6 इज इक्वल टू -3। अब 6 को उस साइड भेज देंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -3 प्लस 6। ठीक है, -3 प्लस 6, इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिल जाएगा, -6 और -3 और +6 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा +3, यानी कि हमने x किसका लिए लिया था, Fe के लिए लिया था। तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल जाएगा, +3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोलेगा तो इस तरीके से हम इजिली निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि हेलो एल्केन में CX बंद होता है। ठीक, CX बंद कैसा बंद होता है, पहला ऑप्शन है आयनिक होता है, दूसरा है पोलर कोवेलेंट होता है, सी है मेटेलिक होता है, कि डी नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें बताना है कि CX बंद कैसा होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो C है, C वो कार्बन है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर तो होता नहीं है,
और एक्स क्या है, एक्स क्या है, हेलोजन है, ठीक है, हेलोजन, हेलोजन जिसमें क्या आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, फ्लोरीन आता है, आयोडीन आता है, ठीक है। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो सी और एक्स में जब बॉन्डिंग बनती है, ठीक है, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, सॉरी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये हाईली नेगेटिव है, ठीक है, ये हाईली नेगेटिव है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि यहाँ पर इसका अपोजिट चार्ज आ जाएगा पार्शियली, ठीक है। तो इसमें तो एक तो पोलर फॉर्म बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, पोलर तो बन रहा है, ठीक है। चूंकि जो कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करता है, यानी कि जो कार्बन होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यानी कि एक तो पोलर बन रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, एक तो पोलर बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, कोवैलेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा कि हेलो एल्केन में CX1 जो होता है वो पोलर कोवैलेंट होता है, यानी कि पोलर भी बना रहा है यहाँ पर और कोवैलेंट बॉन्ड भी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है दैट इज SN1 अभिक्रिया में इंटरमीडिएट क्या बनाता है, ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बनाता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जब भी SN1 अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या बनाता है, कार्बोकेटायन बनाता है, क्या बनाता है, कार्बोकेटायन। ऑप्शन नंबर ए बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि कार्बोकेटायन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में बताया, जो SN2 अभिक्रिया होती है, ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनाता है, ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनाता है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे, अगर आपको नहीं पता तो भी बताइए, मैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर गिवन है कि अल्कोहल में OH जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, sp2 कार्बन से, एरोमेटिक में sp3 कार्बन से, या फिर एल्डिहाइड से, ठीक है। एल्डिहाइड कोई चांस ही नहीं है, एल्डिहाइड का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि जो अल्कोहल होता है उसमें OH ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड आने का कोई चांस ही नहीं, ठीक है। हमको अल्कोहल बोला है तो OH ग्रुप रहेगा, तो एल्डिहाइड होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी पहले ही कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले अल्कोहल बना लेते हैं, एक जनरल अल्कोहल। हम पहले एथिल अल्कोहल जानते हैं जिसको, यानी कि C2H5OH, ठीक है, इसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं। इसको अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा, अगर मैं एक C ले लूँ, ठीक है, इसके साथ CH3 हो जाएगा इस तरीके से, और ये CH3 है, और ये बॉन्ड बनाता है इस तरीके से CH2, यानी कि यहाँ पे एक सिंगल होता है तो इसके साथ OH आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि ये यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर और एक OH यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या, ये sp3 कार्बन है, क्या है, sp3 कार्बन है, यानी कि जो अल्कोहल में OH किससे जुड़ा होता है, sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। और एक चीज ये भी है, sp3 कार्बन का मतलब क्या होता है, एक सेचुरेटेड कार्बन होता है, सेचुरेटेड, ठीक है, सेचुरेटेड कार्बन के साथ भी जुड़ा होता है, यानी कि वो उस कार्बन से जुड़ा होगा, यानी कि जो सेचुरेटेड होगा या फिर sp3 कार्बन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन हमको गिवन है कि फिनाइल एसिडिक क्यों होते हैं, ठीक है, फिनाइल एसिडिक क्यों होते हैं, ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फिनाइल एसिडिक क्यों होते हैं, ठीक है, एसिडिक क्यों होते हैं, अपना क्वेश्चन है। पहला है H बॉन्डिंग है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा रिजोनेंस है, तीसरा ऑप्शन है प्लस आई इफेक्ट, और डी है साइज में, ठीक है। तो फिनॉल कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है, फिनॉल इस तरीके से बनता है, एक यहाँ पे बॉन्ड लगता है, एक यहाँ पर अल्टरनेटिव बॉन्ड लगता है, तो ये फिनॉल होगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से, ध्यान देना, इसके बॉन्डिंग को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको रिजोनेंस शो कर रहा है, यानी कि एक बॉन्ड यहाँ, अब एक बॉन्ड यहाँ, अब एक बॉन्ड यहाँ, ठीक है। यानी कि ये भी फिनॉल है, लेकिन फिर इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, रिजोनेंस जिसको बोलते हैं, अनुनाद बना रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, यानी कि इस तरीके से, अगर बीच में ऐसे सर्कल बना देते हैं, ठीक है, बीच में ऐसे सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो ये होता है फिनॉल, ठीक है। और ये एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि ये रेजोनेंस, यानी कि मैंने बताया ना यहाँ पर कितनी स्ट्रक्चर बना रहा है, 1 बना रहा है, ये 2 बना रहा है, अगर इसको भी कंसीडर कर लिया जाए तो ये थर्ड, यानी कि 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर भी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि रेजोनेंस के कारण फिनॉल क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है रेजोनेंस के कारण, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम जानते हैं, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, ये बॉन्ड को साइन होता है, हम लोग स्टार्टिंग में माइनस ही पढ़ लेते थे, ठीक है, CHO, ठीक है। ये क्या होता है, एल्डिहाइड का होता है, ठीक है, एल्डिहाइड का होता है, ठीक। ये किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ये किसका होता है, एमीन का होता है, और इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका आंसर आपको बताना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एल्डिहाइड का ये होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने ए का बताया कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, डी का बताया एमीन होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर सी का बताना है कि ये किसका
ये किसका स्ट्रक्चर है, किसका फंक्शनल ग्रुप है एक्चुअली, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन हमको गिवन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, ये टॉलरेंट रिएजेंट क्या देता है, टॉलरेंट रिएजेंट क्या देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है नीला रंग, ऑप्शन नंबर बी है सिल्वर मिरर, सी है गैस और डी है प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इसमें से हम जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं टॉलरेंट रिएजेंट होता क्या है, ठीक है। इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, टॉलरेंट रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ठीक है। ये NH3 यानी कि AgNH3 होल ट्वाइस होल पावर प्लस, ठीक है। तो ये होता है टॉलरेंट रिएजेंट, ठीक है। इसका जब हम टॉलरेंट रिएजेंट करते हैं, ठीक है, रिएक्शन जब कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, सिल्वर मिरर मिलता है, ठीक है, सिल्वर मिरर मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता है, जब इसको एल्डिहाइड के साथ, यानी कि एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमको Ag प्लस को, तो ये Ag प्लस को Ag में रिडक्शन कर देता है, यानी कि सिल्वर प्लस को सिल्वर में रिडक्शन कर देता है, जिससे हमको सिल्वर मिरर मिल जाता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 19 भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20, कीटोन की पहचान के लिए कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है। कौन सा रिएक्शन होता है टॉलरेंट की, सॉरी, कीटोन की पहचान के। ऑप्शन नंबर ए फेलिंग टेस्ट होता है, बी होता है बेनेडिक्ट, तीसरा है आइडोफॉर्म और डी है ल्यूकास, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब मिथाइल कीटोन को जब रिएक्शन कराते हैं तो ये कौन सा आइडेंटिटी देता है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। आइडोफॉर्म, ठीक है। इसको हमें याद रखना है, जब मिथाइल कीटोन का हम रिएक्शन कराते हैं तो आइडोफॉर्म टेस्ट को प्रूव करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का और 20 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आइडोफॉर्म को देता है, ठीक है। आइडोफॉर्म, इसका मैं पहले इरेज कर देता हूँ थोड़ा ताकि क्लियर दिखे आपको। आइडोफॉर्म देता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है हमको गिवन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, कि यहाँ पर गिवन है माइनस बोल रहा हूँ मैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड COOH यौगिक कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। अभी हम पढ़ के आए हैं पिछले वाली क्लास में कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एसिड क्या है, एसिड है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ईस्टर है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी एसिड है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। सी क्या है, एमाइन, नहीं। और डी क्या है, ईथर, नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए कि सिंगल बॉन्ड COOH क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है, एसिड होता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एमाइन बेसिक क्यों होते हैं, याद रखना, एमाइन बेसिक क्यों होते हैं भाई, याद रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें पूछा जाता है एमाइन बेसिक क्यों होते हैं, कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ लेता है डिस्क्राइब करने के लिए। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है पाई इलेक्ट्रॉन, बी है लोन पेयर, सी है रेजोनेंस और डी है स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस का ये है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि एमाइन बेसिक क्यों होता है, एमाइन बेसिक क्यों होता है, इसका जो डिनोट किया जाता है एन, इसमें एमाइन में नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। इस पर एक लोन पेयर होता है, जो ये लोन पेयर होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है, कौन, प्रोटॉन, ठीक है। जब रिएक्शन कराते हैं तो प्रोटॉन क्या करता है, इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए क्या हो जाता है, इस पर लोन पेयर की कमी हो जाती है, इसका लोन पेयर प्रोटॉन के पास चला जाता है तो एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसके लिए क्या होता है, एमीन बेसिक होता है, इनके लोन पेयर के लिए बेसिक होता है। जब इस पे लोन पेयर होगा उसी के कारण यह बेसिक हो जाता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आया, जब लोन पेयर होगा, लोन पेयर को प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, याद रखना, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसके लिए यह बेसिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, की एनिलीन में NH2 समूह है, ठीक है, NH2 समूह क्या है, एनिलीन होता क्या है, बेसिकली मैं बता दूं। पहले एक फिनॉल का ग्रुप इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, फिनॉल का ग्रुप, सॉरी फिनॉल का नहीं, बेंजीन का, ठीक है, बेंजीन अभी हम पढ़ के आए, बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बेंजीन होता है, ठीक है। अगर बेंजीन के साथ हम NH2 ऐड कर दें इस तरीके से, सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि एनिलीन में सिंगल बॉन्ड NH2 समूह, यानी कि NH2 समूह क्या कहलाता है, ठीक है, हमसे ये पूछा है, ठीक है। ये जब बेंजीन रिंग से इस तरीके से जुड़ा होता है, डायरेक्टली अटैच होता है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एराइल पढ़ते हैं, एराइल, ठीक है, एराइल पढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एराइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, ग्लूकोज क्या है, ठीक है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है, एमिनो एसिड है, ठीक है। हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो सिंपल मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है, एक सिंपल मोनोसैकेराइड, सिंपल मोनोसैकेराइड क्यों होगा, ये सिंपल एक शुगर है, ठीक है, शुगर, ये सिंपल एक शुगर है, ठीक है। डाइसैकेराइड क्या होगा, जब दो शुगर इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, ठीक है,
ठीक है, यानी जब दो मोनोसैकेराइड एक साथ ऐड हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाई बोल देते हैं, ठीक है। और जब ढेर सारे एक साथ हो जाते हैं, यानी कि ढेर सारे जब ऐड हो जाते हैं तो उसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, क्या, पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। तो ये क्या है, सिंपल ग्लूकोज है, ठीक है, सिंपल एक शुगर जैसा है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है कि स्टार्च क्या है, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च क्या है। तो हम जानते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं, जो सिंपल जब अकेला शुगर होता है, यानी कि अकेला वो शुगर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड पढ़ते हैं, ठीक है। जब दो मोनो बन जाते हैं, यानी कि दो मोनोसैकेराइड एक साथ जुड़ते हैं तो उसको डाई पढ़ते हैं, ठीक है, डाई। जब ढेर सारे एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको पॉलीसैकेराइड करते हैं, ठीक है, पॉलीसैकेराइड। तो जो स्टार्च है वो पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, प्रोटीन किससे बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कार्बन से बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी अमीनो एसिड, सी शुगर और डी फैट से। तो किससे बनते हैं, हम जानते हैं जब एमिनो एसिड मिलते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड जब मिल जाते हैं तो उसको प्रोटीन बनाते हैं, इनकी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनकी एमिनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए में शुगर होती है, ठीक है, कौन सी शुगर डीएनए में होती है। ऑप्शन नंबर अपना ए है, राइबोज होती है, ठीक है, राइबोज होती है, डीऑक्सी राइबोज होती है, ठीक है, सी है ग्लूकोज होती है, माल्टोज होती है, ठीक है। शुगर देखो, शुगर तो माल्टोज भी है, ग्लूकोज भी है, ये शुगर है, लेकिन डीएनए में कौन सी होती है, ठीक है, हमसे ये पूछा है डीएनए में कौन सी होती है। अगर हम डीएनए का फुल फॉर्म देखें, डीएनए का अगर हम फुल फॉर्म देखें, इसके डीएनए के फुल फॉर्म में ही उसका आंसर छुपा हुआ है, इनके क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोस, यानी डी का फुल फॉर्म हो गया, एन का क्या होता है, न्यूक्लिक, और एस क्या होता है, एसिड, ठीक है। तो इसका अगर हमको फुल फॉर्म भी पता है तो इसमें लिखा है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसमें कौन सा शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 डीएनए में शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोस इसकी शुगर होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है हमसे पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शन होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर और प्रोपोर्शनल किसके हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू एम आर टी, ठीक है, एम आर टी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कभी कभी यहाँ पर आई आ जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वांट हाफ कोफिशिएंट, वांट हाफ कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट यानी कि वांट हाफ गुणांक बोलते हैं जब आई आ जाता है, ठीक है, इस आई को, ठीक है। वैसे क्या होता है, पाई इज इक्वल टू एम आर टी होता है, तो हम क्या कहते हैं, किसके प्रोपोर्शनल है, पाई देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी है, पाई यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के भी, और पाई यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के भी, ठीक है, टी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, टी के भी प्रोपोर्शनल है भाई, एम के भी प्रोपोर्शनल है, सी दोनों के प्रोपोर्शनल है, डी कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर किसके करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं पाई जो है एम के भी प्रोपोर्शनल है, पाई जो है टी के भी प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों के प्रोपोर्शनल में है। और ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, पाई इज इक्वल टू एम आर टी से दिखाते हैं, और आई जब आई भी लगाते हैं कभी कभी, तो आई क्या बोलते हैं, वांट हाफ कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन नंबर 29, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वांट हाफ फैक्टर, यानी कि हमने अभी बात किया ना वांट हाफ कोफिशिएंट, यानी गुणांक की, वांट हाफ गुणांक की, तो उसका अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसको सिंपल वे में बात किया जाए कि अगर मान लो जो इजिली मान के चलो प्लस माइनस में एच माइनस एच प्लस, ठीक है, मान लो, ठीक है, कोई कोफिशिएंट है, देखो तरीके से मैं अगर इसको दिखा देता हूँ, कोई एक कंपाउंड है एक्स वाई, ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जब इसको पानी में डिजोल्व करते हैं ना, पानी में, ठीक है, इस तरीके से पानी होता है, ठीक है, अगर पानी है इसको पानी में डिजोल्व करें ना तो ये सेपरेटली बहुत जल्दी टूट जाए और अच्छे से, यानी कि एक्स अगर पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक है, तो ये दोनों सेपरेट हो जाए, ठीक है, इजीली सेपरेट हो जाए, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके से कह सकते हैं हम, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, पहले मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया तो लाइक करना यार, सपोर्ट दिखाओ यार थोड़ा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका क्वांट ऑफ कोफिशिएंट कितना होता है, वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, जो होगा, अगर मान लो इसका कोफिशिएंट कितना हम ले लेते हैं, मान लो अगर आई लेट करें तो आई जो ग्रेटर देन होगा 1 होगा, ठीक है, आई अगर ग्रेटर देन होगा 1 होगा, ठीक है, यानी कि 1 से बड़ा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज किलेटिंग लिगेंड का उदाहरण है, किलेटिंग लिगेंड का उदाहरण है। इसका ऑप्शन क्या है, NH3 है, H2O है, EN है और Cl माइनस है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट होगा आंसर होगा, ठीक है। अब मैं उस पर कुछ और फैक्ट बता रहा हूँ, यानी कि EN का मतलब क्या होता है, ठीक है, EN का मतलब क्या होता है, EN का मतलब होता है इथिलीन
इथेलिन डाई एमाइन, ठीक है, एमाइन, ठीक है। ईएन को हम क्या डिनोट करते हैं, इथेलिन, तो ध्यान, इथेलिन डाई अमाइन, ठीक है, ईएन होता है, ठीक है। क्लेटिन लिगेंड का उदाहरण क्या होता है, इथेलिन, ठीक है, ईएन हम डिनोट करते हैं इसको ईएन से, इतना बड़ा नाम कौन लिखे, ठीक है, इसलिए इथेलिन डाई अमाइन, ठीक है। अब इसका क्या होता है, ये डाई क्या होता है, बाइडेंट होता है, ठीक है, बाइडेंट होता है, क्या होता है, बाइडेंट होता है। हमने पहले भी देखा था मोनोडेंट, अब फिर हम देख रहे हैं बाइडेंट। बाइडेंट मतलब कि दो, ठीक है, दो, यानी कि जिसमें दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से दो लोन पेयर होते हैं, यानी कि ये जब लोन पेयर गिवर होता है तो उसको बाइडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ईएन को इथिलीन डाई अमाइन बोलते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ ये थोड़ा गंदा मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है, किस में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एल्केन में, ऑप्शन नंबर बी है एल्कीन, ऑप्शन नंबर सी एल्काइन, और डी है एल्कोहल में। इन तीनों में इन चारों में से किसमें ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि एल्कीन में जो होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी जो होता है, यानी कि डबल बॉन्ड होता है एल्काइन में ना, सॉरी एल्कीन में, इसमें जो डबल बॉन्ड में जो रोटेशन होता है ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसलिए जो सिस ट्रांस ट्रांसफॉर्म आइसोमेरिज्म होता है वो सिर्फ एल्काइन, इन चारों में से एल्कीन में शो करता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है 32, दैट इज ल्यूकास टेस्ट क्या पहचान करता है, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट क्या पहचान करता है, तो ल्यूकास टेस्ट क्या पहचान करता है, अल्कोहल को, ठीक है, अल्कोहल। ल्यूकास टेस्ट क्या पहचान करता है, अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल को पहचान करता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये भी एग्जाम में आता है, रिपीट होकर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ल्यूकास टेस्ट क्या पहचान करता है, ये अल्कोहल को पहचान करता है, ठीक है। इसके पहले हमने एक और रिएजेंट देखा था, टॉलन रिएजेंट देखा था, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टॉलन रिएजेंट, टॉलन रिएजेंट, ठीक है। फॉर्मूला हमने बताया था अभी कुछ देर पहले, आप उसको एक बार दोबारा से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है, फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, एंजाइम है, या फिर हार्मोन है, ठीक है। हम ध्यान देते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, देखो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, KEDA, यह है कीड़ा, ठीक है, यह है कीड़ा, क्या है, कीड़ा, यानी कि इतने विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो होता है फैट सॉल्यूबल होता है, यानी कि फैट यानी कि वसा, वसा में घुल जाते हैं। और बाकी जो बटे विटामिन होते हैं, यानी कि क्या बचा, विटामिन, विटामिन बी बचा और विटामिन सी बचा, ठीक है, यानी कि इसमें विटामिन बी और सी नहीं है ना, विटामिन बी बचा, विटामिन सी बचा, और ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी में घुल जाते हैं, याद रखना है, ठीक है। विटामिन के, ई, डी और ए, कीड़ा से याद करते हैं, कीड़ा, कीड़ा, वो फैट जो होता है इनकी वसा में सॉल्यूबल होते हैं, और जो बी बचा और सी बचा विटामिन, वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए, इनकी विटामिन सी क्या है, वो वाटर में सॉल्यूबल है। तो ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि सी किस में होता है, नींबू में होता है, ठीक है, नींबू में होता है, विटामिन सी किस में, नींबू होता है। और नींबू हम गर्मियों में जो नींबू पानी होता है इसको हम घोल के पीते हैं, यानी कि नींबू पानी हम घोल के पीते हैं, यानी कि विटामिन सी जो है वाटर में सॉल्यूबल होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 34, प्राइमरी एमाइन में एन जुड़े होते हैं किस कार्बन से, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि 1, ठीक है। यानी कि प्राइमरी एमाइन जो होता है एन में, एन से जुड़े हुए कार्बन कितने होते हैं, 1 होते हैं, यानी कि इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, RNH2 से, ठीक है, RNH2 से डिनोट करते हैं। और इसमें एक, ठीक है, एराइल एक एराइल या फिर एक एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप होता है, यानी कि RNH2 में या तो एक एराइल ग्रुप होगा या तो एक एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। और उसमें जो N जो होता है जुड़े कार्बन कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयोनाइजेशन होता है, कैसे होता है। ऑप्शन नंबर है कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर होता है, बाहर होता है, दोनों होता है, फिर नहीं होता है, ठीक है। देखो पहली चीज, जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो तो आयनाइज होते हैं भाई, आयनाइज तो होते ही, ठीक है, आयनाइज तो होते हैं, ठीक है। इनके ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक कर देंगे कैसे आयनाइज होता है। पहले देखो, एक मैंने अभी टॉलन रिएजेंट का एग्जांपल दिया था, जिसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, इसका फॉर्मूला था Ag, ठीक है, NH3। मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ढंग से लिखता हूँ, ठीक है,
जो मैंने अभी एग्जांपल आपको भी बताया था पीछे कि टॉलरेंट रीजन का क्या था, Ag आगे NH3, ठीक है, और ये होल कंपाउंड था, ठीक है, यहाँ पे प्लस एक था, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक तो ये है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है, ठीक है। आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन देखो ऑप्शन नंबर डी क्या था, नहीं, यानी कि आयनाइज तो है भाई, देखो यहाँ पर आयनाइज तो है, प्लस चार्ज तो है इसके ऊपर, यानी कि ये आयनाइज है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं आयनाइज, ऑप्शन नंबर डी तो पहले गलत हो गया। अब हम देख रहे हैं कि किस में आयनाइज होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर होगा कि बाहर होगा, कि दोनों होगा। देखो ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है, ठीक है, अपना ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है, ठीक है, इसके अंदर होगा कि बाहर होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये बाहर हो रहा है भाई, कहाँ हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयोनाइजेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर होता है, यानी कि बाहर होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन को गिवन है, क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का रेट लॉ क्या है, ठीक है, रेट लॉ क्या है। तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट, जो रेट होता है, यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछ रहा है तो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कंसंट्रेशन पर। अगर मान लो ए है, अगर रिएक्शन चला, ये बाद में बी बन गया, ठीक है, ए बी बन गया, ठीक है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो सिर्फ ए की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर क्या है, के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा सी क्या है, सी सिर्फ के पर डिपेंड कर रहा है, तो नहीं भाई, अभिक्रिया के दर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर देखो ए और बी दोनों पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ एक रिएक्टेंट पर, यानी कि ए पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का भी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले ही, मैंने लिया था जो एग्जांपल एक्स वाई, ठीक है। अगर मैंने इसको वाटर में डिजोल्व किया, इस तरीके से वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है, ये वाटर है अपना वाटर, ठीक है, H2O, इसमें डिजोल्व किया तो एक्स जो है पॉजिटिव हो जाएगा, वाई माइनस हो जाएगा, ठीक, इजीली, बहुत इजीली, ठीक है, यानी कि आयनाइज हो जाएगा, ठीक है, आयनाइज हो जाएगा। तो ये इसका, इस चारों में से CH3COOH आयनाइज होगा कि NH4OH होगा कि NaCl होगा कि H2CO3 होगा। तो हम जानते हैं कि जो नमक होता है NaCl, इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों डिजॉल्व हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, दैट इज डी ब्लॉक तत्वों में पैरामैग्नेटिक कारण का कारण क्या होता है, पैरामैग्नेटिक किस लिए होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि डी का जो एलिमेंट होता है, ठीक है, डी ब्लॉक जो होता है उसमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लेकिन जब डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, संक्रामक तत्व, संक्रमण तत्व बोलो, संक्रमण तत्व बोल दो, जो भी बोल दो, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ठीक है। लेकिन पैरामैग्नेटिक कारण कब होता है, जब डी ब्लॉक एलिमेंट में किसी भी तत्व के डी ब्लॉक एलिमेंट जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब जाकर के ये क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। जब डी ब्लॉक में एक से लेकर 9 तक रहेगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा, जब 10 तक फुलफिल रहेगा तो क्या हो जाता है, नॉर्मल डी ब्लॉक एलिमेंट रहता है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट रहता है, तो वो ट्रांजिशन नहीं होता। लेकिन जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज कर दूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। यानी कि जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब वो पैरामैग्नेटिक शो करता है, पैरामैग्नेटिक क्वालिटी शो करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, किसको देता है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देता है, मेटल को देता है, ठीक है, मेटल आयन को देता है, ठीक है, याद रखना मेटल को देता है। यानी कि जो हमने एग्जाम्पल अभी लिया, मैं फिर से वही बता रहा हूँ, NH3 का होल्ड वाइज था ना, और यहाँ पे एक पॉजिटिव था, ठीक है, तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो Ag को देगा, ठीक है, Ag को देगा, ठीक है, यानी कि मेटल को देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमको गिवन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 40, सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर हमको क्या देता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन पर सेकेंडरी एल्कोहल हमको क्या देता है, एल्डिहाइड देगा कि कीटोन देगा कि एसिड देगा कि एल्कीन देगा, ठीक है। तो हम जानते हैं जब सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल का, तो हमको ऑक्सीडेशन के बाद क्या मिलता है, ऑक्सीडेशन हमको क्या मिलता है, कीटोन मिलता है भाई, कीटोन, ठीक है, कीटोन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब हम आपके लिए क्वेश्चन क्या है कमेंट सेक्शन में बताना, जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी प्राइमरी एल्कोहल होगा, प्राइमरी
एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। उसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा कि एसिड मिलेगा कि एल्कीन मिलेगा, ठीक है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीडेशन होगा सेकेंडरी अल्कोहल का तो क्या मिलेगा हमको, कीटोन मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाता है। ए है फ्लोरीन माइनस, बी है क्लोरीन माइनस, सी है ब्रोमीन माइनस और थर्ड है आयोडो माइनस, ठीक है। तो इसमें से हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन को कौन बढ़ाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं तो सी और आई का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वो बहुत वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, ठीक है, यानी कि वीकेस्ट बॉन्ड होता है भाई, इन चारों में वीकेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। वीकेस्ट बॉन्ड किसका होता है, सी और आई का होता है, ठीक है। सी आई का जो होता है वो वीकेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा देता है, ठीक है। इससे जो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आसान हो जाएगा। देखो सी का ये एटम है और आई का ये एटम है, ठीक है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा दूर रहेंगे, यानी कि जैसे जैसे हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल हम नीचे तरफ जाते हैं उतना हमको नीचे आई मिलता है, ठीक है, फ्लोरीन मिलेगा, फिर क्लोरीन मिलेगा, फ्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन सबसे नीचे मिलता है, यानी कि इसका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, इनकी बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सब्स्टिट्यूशन ईजी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब इसको रिप्लेस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, एक सेकेंड, इसको मैंने इरेज किया, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लता बढ़ जाती है। भाई कैसे बढ़ जाती है, प्लस आई ग्रुप से, माइनस आई ग्रुप से, एल्काइल से, या रिजोनेंस खत्म होने से, ठीक है, रिजोनेंस खत्म हो। तो एक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, पहले मैं इसको हटा दूं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि अम्लता क्या होती है, किसी पदार्थ की अम्लता क्या होती है, वो कितना ज़्यादा H प्लस देगा, यानी कि एसिडिटी अगर हम बात करें, एसिडिटी वो कितना H प्लस रिलीज कर देता है, ठीक है, रिलीज। और बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी यानी कि क्षारीयता क्या होती है, कितना वो OH माइनस रिलीज कर देता है, ठीक है। एसिडिटी क्या होगी, यानी कि कितना ज़्यादा एसिड होगा उसके अंदर, यानी कितना वो H प्लस रिलीज कर रहा है, ठीक है, कितना वो H प्लस रिलीज कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कितना कितना वो H प्लस रिलीज कर रहा है, और बेसिसिटी क्या होती है, कितना OH माइनस रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लता कैसे बढ़ जाती है, प्लस आई ग्रुप से या माइनस आई ग्रुप से या फिर एल्काइल से या रिजोनेंस खत्म होने से, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है, जब माइनस आई ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, रिएक्शन करता है तो वो क्या बन जाता है, मोर एसिडिक, यानी कि ज़्यादा अम्लता उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 43, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है भाई, पेप्टाइड बॉन्ड क्या बनाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख ले भाई इसको। प्रोटीन के चैप्टर से, अमीनो एसिड के चैप्टर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या बनाता है। सॉरी, क्वेश्चन क्या है, बनता है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। मुझे लगा कि ये बनाता क्या है, ठीक है। तो हम देखें पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। तो हम जानते हैं, सिंपल सी बात है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है या फिर प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एमिनो एसिड से कैसे बनेगा, यानी कि अगर दो एमिनो एसिड है, ठीक है, दो एमिनो एसिड, अगर मैं ए ले लूँ और बी ले लूँ, ठीक है, ये दो एमिनो एसिड हमको गिवन है, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, एक का जो होगा COO ग्रुप होगा वो, ठीक है, दूसरे के एमीन ग्रुप के साथ, एमीन यानी कि ग्रुप के साथ आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि अगर दो एमिनो एसिड हैं आपस में, एक का COOH ग्रुप और दूसरे का, ठीक है, एमाइन ग्रुप, दोनों मिल करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, यानी कि दो एमिनो के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका 43 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, दैट इज RNA में बेस नहीं होता, कौन सा बेस नहीं होता, ठीक है। सबसे पहली चीज, इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं DNA का भी बता दूंगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। इसमें कौन सा नहीं होता, थाइमिन नहीं होता, थाइमिन, ठीक है, थाइमिन नहीं होता। थाइमिन जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आते हैं, ठीक है। यानी कि RNA में जो बेस होता है वो क्या होता है, देखो एडेनिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा, ध्यान देना है, साइटोसिन भी होगा, लेकिन थाइमिन नहीं होगा, ठीक है, वो यूरेसिल में होगा, ठीक है। यानी थाइमिन हट करके यूरेसिल होता है, उसके अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है, यानी कि यूरेसिल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डीएनए में क्या होता है भाई, डीएनए में भी होगा ना बेस, डीएनए में भी बेस होगा, ठीक है। तो उसमें ये चारों बेस होते हैं, ठीक है, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन जो होता है वो डीएनए का होता है, और थाइमिन जगह अगर यूरेसिल आ गया तो वो
RNA का हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, दैट इज विटामिन ए क्या होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए हैं, यानी कि क्या पढ़ के आए, KEDA, सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या, हाँ KEDA, कीड़ा। कीड़ा कहाँ गिर गया भाई, फैट में गिर गया। कहाँ गिर गया भाई, फैट में गिर गया। ठीक है, कीड़ा गिर गया अपने फैट में। ठीक है, तो इसमें भी विटामिन ए है, यानी कि विटामिन ए क्या होता है, फैट सॉल्युबल होता है भाई। विटामिन ए वाटर सॉल्युबल है नहीं, फैट सॉल्युबल है जी हाँ, एंजाइम है नहीं, हार्मोन है, क्या है, ए है। यानी कि विटामिन ए जो होता है फैट सॉल्युबल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज किलेशन में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, नहीं बदलती या शून्य हो जाती है। ठीक है, तो इसका हमको आंसर बताना है। तो किलेटिन इफेक्ट के कारण जो होता है, जो मल्टी डेंटेड, ठीक है, मल्टी डेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किलेटिन इफेक्ट से, ठीक है, क्या होता है, मल्टी डेंटेड जो लिगेंड्स होते हैं वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। मल्टी डेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या होता है, जिनके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, फिनॉल इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन क्यों देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, OH ग्रुप रिंग को एक्टिवेट करता है, पी रिंग डीएक्टिवेट होती है, सी स्टेरिक इफेक्ट होता है, डी ऑप्शन नंबर बी कोई नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं फिनॉल होता है क्या भाई। फिनॉल क्या होता है, जब इस बेंजीन रिंग से एक OH जुड़ा हो, ऐसे जुड़ा होता है, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, फिनॉल पढ़ते हैं। ठीक है, फिनॉल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन क्यों देता है, कि जब ये OH ग्रुप है, यानी कि इसको अगर हम इसको OH ग्रुप को अगर हम अलग कर लेंगे तो OH ऐसे हो जाएगा। ठीक है, OH ग्रुप क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट कर देता है। रिंग को एक्टिवेट कैसे कर देता है, जो OH है, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो बेंजीन रिंग को दे देता है। ठीक है, बेंजीन रिंग को दे देता है, जिससे कि ये बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाता है भाई। ये OH ग्रुप रिंग को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि OH जो होता है, OH जो है उस ग्रुप को OH जो होता है एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, दैट इज एल्डिहाइड की पहचान के लिए सही रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, सही रिएजेंट क्या होता है, पहला है फेलिंग है, दूसरा बी है टॉलिन, सी है बेंडिक्ट और डी है सभी। तो इसमें से जो एल्डिहाइड होता है, तो एल्डिहाइड के लिए हम जानते हैं कि जो सही रिएजेंट उसकी पहचान के लिए क्या होता है, फेलिंग भी होता है भाई, टॉलिन भी होता है, बेंडिक्ट भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों के साथ टेस्टिंग में पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना भाई, कोई भी एक ऑप्शन इसमें से आ सकता है। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 की ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम पहले देख चुके हैं, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, MRT होता है एक्चुअली, लेकिन जब आई आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, आई आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसका हम क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, जो आ चुका है इसके पहले भी, और तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आई इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू IMRT, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है और फाइनल क्वेश्चन है इस क्लास का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, ग्लूकोज का ओपन चेन फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं और 6 कार्बन भी होते हैं, यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं। 1 सेकेंड, सॉरी, ग्लूकोज के लिए क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा होता है, यानी कि ये क्या बनाएगा, एल्डो हेक्सोज बनाता है। ठीक है, और ये तो 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड का एल्डो और 6 कार्बन का हेक्सोज। ठीक है, इनके ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 जो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, ग्लूकोज का ओपन चेन फॉर्म क्या होता है, एल्डो हेक्सोज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन नंबर केमिस्ट्री का जो क्लास था, जो अपना ये केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, केमिस्ट्री का क्लास, ठीक है, केमिस्ट्री का क्लास। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना भाई, देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, लाइक नहीं करोगे तो रीच नहीं मिलेगा, ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचेगा नहीं। ठीक है, हमें भी सपोर्ट की कमी हो जाती है, तो लाइक करना भाई, लाइक जरूर करना। ठीक है, तो इस तरीके से केमिस्ट्री का ये क्लास खत्म हो गया। अगर और क्लासेस चाहिए केमिस्ट्री पर जो कि आएंगी, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए उसको जरूर बताना। और जो भी क्लास चल रहा है हमारे चैनल पे मैथ्स का, ठीक है, 30 डे मास्टर क्लास का,
30 डे मास्टर क्लास का। अगर आपने नहीं देखा तो उसमें हम ऐसे 60 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, ऐसे 60 क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं जो कि बोर्ड में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने वो देख लिया तो आपको अच्छा स्कोर करने से तो भाई कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।